फिर 1945 में एग्जैक्टली क्या होता है कि अमेरिका जापान को समझाता है कि तुम आग से मत खेलो, तुम मारे जाओगे, इसका जो खामियाजा है बहुत बुरा होगा। लेकिन जापान था, वो मानने वाला तो था नहीं। उसने क्या किया कि वो कीप ऑन है ना फाइटिंग। तो फाइनली यूएस ने उस पर परमाणु अटैक कर दिया, यानी कि न्यूक्लियर अटैक कर दिया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, जापान हार जाता है। जापान जब हारता है तब वो पैक्ट साइन करता है, ट्रीटी साइन करता है, जहाँ पे वहाँ पे एक लॉ होता है कि वो अपना वो सेना नहीं रख सकता है, यहाँ पर यूएस उसको प्रोटेक्ट करेगा। और एक और लॉ होता है उसमें कि जापान ने जितने भी सारे जितने भी एरिया को उसने कैप्चर किया था उसको लौटाना होगा और वो किसको दिया जाएगा वापस, ये डिसाइड करेगी वेस्टर्न कंट्री में कौन, यूएस, यूके ऑफ कोर्स। तो फिर हांगकांग का मुद्दा आता है। तो यूके वहाँ पे बोलता है कि हांगकांग तो हमने लीज पे ले लिया था फॉर द 99 ईयर्स, तो ऑफिशियली और लॉजिकली तो मेरा होना चाहिए। तो यूएस ऑफ कोर्स जो है कंटिन्यू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है उसे यूके को, यानी कि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स को। तो इस तरीके से क्या होता है, हांगकांग में ढेर सारी त्रासदी हो गई थी, ढेर सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे। इन सारे चीज़ों के बावजूद जो हांगकांग है वो बाउंस बैक करता है, काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक करता है और वो एशियन टाइगर जैसा बन जाता है। लाइक है ना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाता है वो। और हांगकांग को एक बात समझ में आ गई थी कि ये जो वर्ल्ड जो है वो आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाली है। तो इसलिए वो समय को भांपते हुए उसने क्या करा कि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उसका ये हुआ कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी जो इंडस्ट्री जो हुई हांगकांग की हो गई। ओके, फिर चाइना ये सारा कुछ बैठे देख रहा था। वो देख रहा था द सक्सेस स्टोरी ऑफ हांगकांग, द सक्सेस स्टोरी ऑफ कैपिटलिज्म। लेकिन ये चाइना कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसके देश का अपना पार्ट वहाँ पे कैपिटलिज्म के थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कम्युनिज्म की तो हार थी और ये हार चाइना कैसे एक्सेप्ट करता। इसलिए चाइना क्या करता है कि वहाँ के लोगों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है। अब कैपिटलिज्म के लिए वो बोलता है कि कैपिटलिज्म में उसका जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलता है कि कैपिटलिज्म में आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखेंगे, लेकिन जो उस बिल्डिंग्स को बनाने वाले हैं उनको आप हमेशा दुख में देखेंगे, क्योंकि उनके पैसे हमेशा कम होते हैं, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते। और यही बात वहाँ के जो लीडर्स थे, यानी कि लीडर्स इन द सेंस जो मजदूर यूनियन के लीडर्स होते हैं, उन लोगों को बताना स्टार्ट किया, वहाँ के लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया आइडियली। और कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हांगकांग की सरकार भी थी, क्योंकि हांगकांग में प्रॉपर वाला बोले तो लेबर लॉ नहीं था और वहाँ के लोगों को कम वेजेस भी दिए जाते थे। चाइना का ये कहना था कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये जो प्रोड्यूसर क्लास है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आप कैसे कमा सकते हो? आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दीजिए और आपका सेल बहुत ज़्यादा हो जाए। दूसरा, रॉ मटेरियल सस्ता खरीदिए। लेकिन रॉ मटेरियल आप सस्ता कैसे खरीदेंगे? अगर आप रॉ मटेरियल सस्ता खरीदेंगे तो आपको चीप रॉ मटेरियल मिलेगा, तो इससे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा। तो यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी फाइनल प्रोडक्ट। तीसरा ऑप्शन क्या है कि जो आपके जो मजदूर हैं, आपके जो वर्कर हैं, उनके पैसे को कट ऑफ कर दीजिए। दिस इज हाउ यू कैन डू द कॉस्ट कटिंग। वहाँ के लोगों की मजबूरी भी हो रही थी। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि उस वक्त मशीन यानी कि जो मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज लग रही थी, जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत थी वहाँ पे 5 लोगों से काम हो जाता था।
तो वहाँ के जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो ये बोलते थे वर्कर्स को कि लिसन, हमें आपकी ज़रूरत है नहीं, वी कैन प्रोड्यूस दी स्टफ थ्रू दी मशीन इटसेल्फ, लेकिन अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आपको एक काम करना होगा कि आपको अपने जो वेजेस हैं वो आधे करने पड़ेंगे या फिर कम करने पड़ेंगे। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तब क्या किया जा सकता था, तो वो लोग भी मान जाते थे। तो इन सब सारी चीज़ों को, इन सारे क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि एक्चुअल में वहाँ पे उस वक्त क्रांति या फिर डिस्प्यूट वगैरह क्यों हुआ बिटवीन वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर क्लास। तो 1960 में ये आपको सोशल डिसकॉन्टेंट एंड लेबर डिस्प्यूट होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर इसको किसी तरह फिक्स कर दिया जाता है, ओके। और एज ए रिजल्ट ऑफ इट 1970 तक हांगकांग जो है एशियन टाइगर बन के बाहर आता है विश्व में। एशिया में 4 टाइगर्स कहे जाते हैं। एक टाइगर तो आपने यहाँ पर देख लिया, बाकी 3 और कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। बात है 1984 की। 1984 में जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके और चाइना गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रीटी साइन होता है जिसमें यह कहा जाता है कि हांगकांग विल बी द पार्ट ऑफ चाइना, बट यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा और यहाँ का जो सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि यहाँ पे पार्शियल डेमोक्रेसी होगा प्लस कैपिटलिज्म होगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो चाइना में क्या था, कम्युनिज्म। और दोनों इस बात पे ओके भी हो जाते हैं, बोलते ओके ठीक है, हम ओके विद इट। अब बोलते हैं इसको तो कम से कम आपको 2047 तक तो इसको मेंटेन करना पड़ेगा इस करिकुलम को। चाइना वाले बोलते हैं कि ठीक है, आई एम ओके विद इट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि कुछ साल के बाद वहाँ के गवर्नर होते हैं, उन गवर्नर का मैं नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक ओके आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट गवर्नर। वो यहाँ पे कुछ सालों के बाद फुल डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, नियमों में संशोधन करके। यानी कि पहले वहाँ पे पार्शियल डेमोक्रेसी था, वहाँ पे फुल डेमोक्रेसी हो गया लाइक इंडिया। तो चाइना वालों ने बोला कि आपने यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी कर दिया, आपने हमसे पूछा भी नहीं, आपने हमसे अप्रूवल नहीं लिया, आपने कैसे कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने कर दिया तो कर दिया। तो फिर चाइना बोलता है कि ओके ठीक है, आप कितने सालों तक ही हो, अब 1997 में तो आपको वापस जाना ही है, इसके बाद तो हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे इसे। अब यहाँ पे क्योस हल्का स्टार्ट हुआ। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ मार्केट में कि वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वहाँ की जो कंपनियाँ थी या फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था, उन कंपनियों ने सोचा कि हांगकांग का फ्यूचर फिक्स नहीं है, अभी तक तो कैपिटलिज्म है इसलिए वी आर मेकिंग मनी, बट कम्युनिज्म हो जाएगा जब वो चाइना के अंडर चला जाएगा 1997 में, तो फिर हमारा क्या होगा। इस कारण से मैक्सिमम कंपनियां बाहर अपॉर्चुनिटी देखने लगी कि कहाँ हम जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब वहाँ पर आता है यूएई बोलता है कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास पता है आप कहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, आइए इन्वेस्ट कीजिए। और वो बोलते हैं कि उन्होंने यूएई ने क्या किया, अपना ओपन डोर कर दिया कंपनियों के लिए। और अगर आप यूएई देखेंगे, जैसे दुबई वगैरह आप देखेंगे, तो ये भी सी के बगल में ही है, राइट, सी बैंक में ही है। तो यहाँ से भी ट्रेडिंग सी के थ्रू बहुत ईजिली हो सकता है, लाइक हांगकांग, राइट। यहाँ पर इजी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करा दिया गया और यहाँ पर रिलैक्स्ड नॉर्म्स बना दिए गए और पोटेंशियल इकोनॉमी को लाया गया। इससे यूएई को इकोनॉमी को काफ़ी बूस्टअप मिला। और 1975 और आज के दुबई को अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, ये है 1975 के अराउंड का यूएई दुबई, और ये अभी का है।
आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के बीच में, 1970 और नाउ, इस दोनों के बीच में आप देख सकते हैं। तो जो बचपन में हमने स्टोरी पढ़ा था कि दो बंदर या फिर दो बिल्ली रोटी की लड़ाई कर रही थी और बंदर बीच में आता है, रोटी खा जाता है। तो यहाँ पे दो बिल्ली कौन थी? चाइना और हांगकांग। और बंदर बन के रोटी किसने खा लिया? यूएई ने। आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी सस्टेन इकोनॉमी है आपको यूएई की, इकोनॉमिकली है ना, काफ़ी बूस्टअप हुआ है वो कंट्री, और उसका कहीं ना कहीं श्रेय चाइना और हांगकांग के कॉन्फ्लिक्ट को जाता है। अब बीच में क्या होता है कि 2014 के अराउंड अम्ब्रेला मूवमेंट होता है। अम्ब्रेला मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा सख्त होता जा रहा था हांगकांग पे, रूल्स नए नए बना के ला रहा था हांगकांग के लिए। हांगकांग वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए 2014 में मिलियंस ऑफ पीपल दे कम आउट टुगेदर और वो अम्ब्रेला ओपन करके रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग अम्ब्रेला मूवमेंट भी कहते हैं। इसको तमाम वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया था। यूएन ने पूछा भी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप रूल्स क्यों चेंज कर रहे हो वहाँ का? तो उन्होंने बोला कि अल्टीमेटली इसे तो हमारे में आकर विलय होना है, और इसलिए हम धीरे धीरे वहाँ के लोगों को कम्युनिज्म की है ना आदत दिलवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म चल रहा है। आइडियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट मतलब कि आइडिया है, तो हम धीरे धीरे वहाँ के लोगों को आदत दिला रहे हैं इस कारण से। तो वहाँ पे चाइना ने ये जस्टिफिकेशन दिया था, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। जैसे वहाँ पे बोला गया कि आप वहाँ पे कोई भी बंदा जो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा वो अपने मन से नहीं हो सकता। जैसे कि इफ़ आई वांट टू आई वांट टू गो फॉर द इलेक्शन, कि ना मुझे compete करना है, मतलब इलेक्शन लड़ना है, जैसे इंडिया में होता है, आप नहीं कर सकते हैं, हांगकांग के लोग नहीं कर सकते हैं। वही लोग वहाँ पे है ना कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट खड़े होंगे जिसको चाइना गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। तो हांगकांग के लोगों ने बोला कि तो दिस मीन्स कि आप है ना अपने पपेट को यहाँ पे भेजोगे, हमारे बंदे को आप क्यों एक्सेप्ट करोगे? आप तो उसी बंदे को भेजोगे ना जो आपको है ना एक्सेप्ट करने के लिए आपके ना नॉर्म्स को और आपको है ना रिकग्नाइज करे, आपके अनुसार से चले। तो इस कारण से वो लोग काफ़ी हांगकांग वालों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और हांगकांग ने चाइना ने एक्स्ट्राडिशन भी है ना अप्लाई कर दिया। अब आप बोलेंगे एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि हांगकांग का कोई सिटीजन है, ओके, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ मेनलैंड चाइना में हुआ। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उस बंदे को उठा के नहीं लेके जा सकती, उस पर ट्रायल नहीं चला सकती अनटिल अनलेस हांगकांग की गवर्नमेंट उसका अप्रूवल ना दे। लेकिन चाइना ने ऐसा रूल ला दिया कि हम किसी पे भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं चाइना में और उसका ट्रायल चला सकते हैं विदाउट आस्किंग हांगकांग्स गवर्नमेंट परमिशन, और हम उसको सज़ा दे सकते हैं। तो हांगकांग की गवर्नमेंट और वहाँ की जनता ने बोला कि ये तो बहुत गलत है, हम आपके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, आप वहाँ पे एफआईआर दर्ज कर दोगे और हमें जेल में डाल दोगे, कुछ भी कर सकते हो। और यही एक रीज़न भी था इसके पीछे। आप देखेंगे उसके कंसिक्वेंसेस ये हुए कि चाइना ने ढेर सारे राइटर्स को मरवा दिया। हाँ, उन लोगों को मरवा दिया कि जिसने कभी भी चाइना के बारे में कुछ गलत कहा था या उसके बारे में कुछ गलत लिखा था, उन सबको काम तमाम करवा दिया, ओके। और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी बिल भी पारित कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी बिल में ये था, उसमें कुछ कीवर्ड्स के साथ उसने प्ले किया। उन कीवर्ड्स को मैं दिखाता हूँ, आप विकिपीडिया में जाइएगा, कंपैरिजन आपको मिल जाएगा, मैंने भी वहाँ से ही लिया है, आप पढ़िएगा, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करिएगा। मैं इसका है ना मोटा मोटा आपको सेंस दे देता हूँ। इसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं आपको, जैसे कि सक्सेशंस हैं, फिर और भी आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने इसको डिटेल्ड वे में पढ़ा था, तो उसका जो सारांश मैं आपको बता रहा हूँ उसका ये है, मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो चाइना के खिलाफ है,
किसी भी तरीके से। जैसे कि हो सकता है कि कोई हांगकांग का बंदा वो चाइना के खिलाफ बोल रहा है तो उस पर नेशनल सिक्योरिटी लॉ लग जाएगा। दूसरा, वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, चाइना के खिलाफ, चला जाएगा अंदर। तीसरा, वो विदेश के किसी बंदे के साथ टाई अप करके ना चाइना के खिलाफ है ना उसको काउंटर करना चाहता है, चला जाएगा। अगर कोई क्रांतिकारी वाला काम करता है तो ही विल बी ट्रीटेड एज ए टेररिस्ट और उसकी भी काम तमाम कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ में पारित की गई और यही सिचुएशन है अभी हांगकांग का। तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है आपको चाइना और हांगकांग के बीच में, वो भी एग्जिस्ट करता है। अब हमारे इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें? आप माने या ना माने, चाइना का ये दुख, चाइना के लिए जो हांगकांग है वो दुखती नब्ज की तरह है। तो चाइना यूजुअली हम यूएन में जाके कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर के लिए बहुत कुछ बोलता रहता है। तो इंडिया ने भी इस हांगकांग के इशू को एज ए पंचिंग बैग की तरह कई बार यूज़ किया है। ओके, और एक और बात समझने वाली है, हम जिस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हम अपने डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी करते हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम कितने फ्री हैं और हमें इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप उसी फ्रीडम के बारे में सोचिए जो हांगकांग के लोग उसी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा। लेकिन हम कितने फ्री हैं, हम लकी हैं जो हम इंडिया में पैदा हुए और इंडिया में डेमोक्रेसी है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस बेस्ड रूल्स चलते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। बस यही था चाइना और हांगकांग के बीच की हिस्ट्री, उसके कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस। मैंने आपको सारी तमाम चीज़ें आपको स्क्रैच से स्टार्ट किया, हर एक चीज़ों को आई हैव टेकन यू टिल दी पैरामाउंट, हर एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से आपके सामने रखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन उसके बाजू में होता है उसको प्लीज़ जाके क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं वो आपके नॉलेज को एनहांस करती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।